Hello guys, how are you all? Welcome to our channel Supporting Our Pharmacy. And today we are going to tell you about microbiology यूनिट फर्स्ट। आज हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करना है और इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 वीडियो में। पार्ट 1 में आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड ब्रांच। 3 टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है पूरा का पूरा, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड ब्रांच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट करते हुए, और आप लोग तुरंत यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे यहीं पे आप लोग नोट्स भी बना लें और यहीं पे पूरा का पूरा समझ भी लें। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी द टर्म ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड। माइक्रोबायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? माइक्रो प्लस बायोलॉजी। तब इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के स्टडी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। लाइफ साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के स्टडी को ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। डिफिनीशन एकदम शॉर्ट है। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के स्टडी करने को ही हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Those living organisms whose size is less than 1 micron unable to seen with naked eyes। ये 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, और इसको हम अपने नेक्ड आइज मीन्स नंगी आँखों से अपने नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें? दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ये बहुत स्मॉल होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड डिफरेंट शेप। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, जैसे लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड रोड शेप एंड कॉमा शेप। तो कई शेप में ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, कोई इसका निश्चित शेप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप। इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो ये बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे? देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। माइक्रो प्लस बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी का? इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के स्टडी को ही हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी, लाइफ साइकिल के स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, और हम इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज साइज इज लेस देन 1 माइक्रोन अनेबल टू सीन विथ नेक्ड आइज। दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है बहुत ही इजी है। इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे पूरा तैयार हो जाएगा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डिफरेंट शेप में, जैसे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड रोड शेप या फिर कामा शेप। इन सब शेप में पाए जाते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम केवल माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। ठीक, तो ये था इसका इतना इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एकदम सभी लोग अपना सिलेबस निकाल के चलिएगा और देखते हुए सिलेबस को मिलाते हुए चलिए, और नोट्स को एकदम अच्छे से सूटेबल बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जब फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल थे
एक साइंटिस्ट एरिस्टोटल थे, उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया था। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने। उसके बाद 13वीं सेंचुरी में रोगर बेकान ने आए और उन्होंने डिजीज का टर्म दिया, डिजीज टर्म एंड इट काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखेंगे, इन 13वीं सेंचुरी रोजर बेकान गेव द टर्म डिजीज, इन्होंने डिजीज का टर्म दिया एंड इट्स काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर कौन से आए साइंटिस्ट, देखिए फ्रैक्टोरियस ने 1546 में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जैसे कि आप लोग को कोई बीमारी है, देखिए कोरोना वायरस ही हो गया, कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो उनके अगर पास हम लोग जाएंगे तो उनके में से बैक्टीरिया निकल के हमारे अंदर भी आके हम लोग को भी हो जा रहा था। इसीलिए जिसको कोरोना वायरस होता था तो उनके अलग रूम कोई व्यवस्था किया जाता था जिसके उनके पास कोई लोग ना आए, दूरी बनाए रखेंगे, दूरी बनाए रखेंगे तब ऐसा नहीं होगा। तो फ्रैक्टोरियस ने यही बताया था कि इन्होंने 1546 में कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिकेबल डिजीज विद दे कम्स इन कॉन्सेप्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई भी किसी भी बीमारी वाले आदमी के पास जाएंगे तो उनको वो बीमारी हो जाएगी। ये नहीं कि फीवर है तो फीवर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया जो होता है वो निकल के उनकी बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में सभी लोग समझ ही रहे हैं कि हुआ है किसी को तो उनके पास नहीं जाते हैं। तो ये सब के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में फ्रैक्टोरियस ने ये टर्म दिया था, ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम ये क्या दिए थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिए थे कौन, फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, और इन्हों को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर हैं। फाउंडर एंड फादर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अभी हम लोग फादर को भी देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो जो दिए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक इन 1675 में, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और जो एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं ये एनिमल कुलस का भी, एनिमल कुलस फॉर प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का भी टर्म दिया था। ये टर्म भी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या दिया था। देखिए नोट्स तो हमारे हैं, बस थोड़ा सा पुराना हो गया इसीलिए शायद आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सभी लोग ध्यान से देखिए और अपना खुद का अच्छी नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स वैसे मैं PDF बना के शेयर कर दूंगा, इसके हेल्प से आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं इन 1729 स्प्लिंजनी प्रिपेयर फर्स्ट कल्चर मीडिया। इन्होंने कल्चर मीडिया को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था और इन विच बैक्टीरिया एंड वायरस ग्रो, और इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने बताया था टेल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल एट हाई टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जॉन टिंडल ने आए थे और उन्होंने बताया था कि हाई टेम्परेचर पे ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। और द टर्म माइक्रोबायोलॉजी गिवन बाय लुईस पास्चर, लुईस पास्चर जो हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिया था। ये पॉइंट देखिए, लुईस पास्चर जो हैं उन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिया था और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यही जो है लुईस पास्चर यही है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का ही टर्म दिया था। और लुईस पास्चर ने एरोबिक एंड नॉन एरोबिक का भी टर्म दिया था, एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया का टर्म दिया था। और लुईस पास्चर ने क्या बताया था, देखिए लुईस पास्चर एक्सप्लेन दैट व्हेन मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था कि जब मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट तक हीट करते हैं देन ऑल माइक्रोब्स आर किल,
तब ऑल माइक्रोब्स जो होते हैं किल हो जाते हैं, मिल्क बिकम प्योर, तब मिल्क जो हमारा होता है तब प्योर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर हैं बहुत ज़्यादा, पास्चुराइजेशन पूछ लेता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। पास्चुराइजेशन के बारे में इतना लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद साइंटिस्ट आए थे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने कॉन्सेप्ट दिया था एंटीसेप्टिक बिफोर सर्जरी। एंटीसेप्टिक बिफोर सर्जरी का कॉन्सेप्ट लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने दिया था, और इन्हीं को ही एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहते हैं। ही इज आल्सो नोन एज एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो पूछ लेगा एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं वो हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, ठीक। एलेक्जेंडर, नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या हैं, वो हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेलियम विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टोबैको लीफ। तो आई होप सभी लोग को हिस्ट्री भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर से हिस्ट्री को रिवाइज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग तुरंत समझ जाएं। देखिए, फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 13वीं सेंचुरी में रोजर बेकन ने कौन सा टर्म दिया था, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म दिया था, एंड इट काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए 13वीं सेंचुरी में रोजर बेकन ने डिजीज का टर्म दिया था। कौन सा टर्म दिया था, डिजीज का, कि रोग भी होता है कुछ, एंड इट काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फ्रैक्टोरियस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, फ्रैक्टोरियस ने 1546 में गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया है। कम्युनिकेबल मीन्स कम मिस आना, देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, कम मिस आना, डिजीज मीन्स बीमारी। तो किसी को बीमारी है उसके पास आना, तो इनको बीमारी है तो इनके में से बैक्टीरिया निकल के हमारे अंदर आ जाएगा, तो यही होता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो दूरी बनाए रखेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगा, जब पास आएंगे तो इनके से बैक्टीरिया निकल के इनको हो जाएगा, तो ये भी कोरोना से हो जाएंगे बीमार। तो यही कॉन्सेप्ट दिए थे फ्रैक्टोरियस ने। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन एनाटॉमी एंटोनी वान लेवेनहॉक। इन्होंने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिया था कॉन्सेप्ट एंटोनी वान लेवेनहॉक ने, किस सेंचुरी में, 1675 में बताया था लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और इन्हें ही हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्होंने पाया था, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिया था उन्हें हम फादर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो हैं लुईस पास्चर जी, ठीक। और एंटोनी वान लेवेनहॉक ने एनिमलकुलस फॉर प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया का भी टर्म दिया था। उसके बाद ये हमारे साइंटिस्ट आए थे स्प्लिंजिनी ने। स्प्लिंजिनी 1729 में प्रिपेयर किया था फर्स्ट कल्चर मीडिया को, और इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया के बारे में आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया कहाँ कहाँ ग्रो करता है, डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया को ग्रो करने के लिए किस किस टाइप के कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने बताया था दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्स एट हाई टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये सब 2-2 नंबर में कभी कभी हिस्ट्री का उठा लेता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वही होता है कि हाई टेम्परेचर पर जब हम लोगों ने हीट करते हैं तो जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए थे, द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी का टर्म दिया था, और इन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद लुईस पास्चर टर्म दिया था एरोबिक एंड एनएरोबिक का, इन्होंने एरोबिक एंड एनएरोबिक का टर्म दिया था। उसके बाद लुईस पास्चर एक्सप्लेन दैट, लुईस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था वह व्हेन मिल्क इज हीटेड, जब मिल्क को हीट करते हैं कितने डिग्री पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, देन ऑल माइक्रोब्स आर किल एंड मिल्क बिकम प्योर। इसको इतने डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं तब माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, और जो मिल्क होता है तब हमारा प्योर होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। उसके बाद लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्हें ही हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर को ही फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। उसके बाद हमारे आए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम
नोटलियम विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टोबैको लीफ। तो ये इतना था हम लोग का, इतने पॉइंट थे हम लोग के हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एकदम अच्छे से हिंदी में अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अगर थ्योरी के देखेंगे तो थ्योरी के देख के आप लोग डर जाएंगे, तो थ्योरी को नहीं देखना है, बस आराम से समझते हुए चलना है। कौन से साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम आए थे और उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स भी लिख दिया हूँ। सिलेबस आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। सिलेबस में इंट्रोडक्शन हो गया है, हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को इसके ब्रांच को देखना है, उसके बाद स्कोप हम लोग अगले पार्ट में स्कोप एंड क्लासिफिकेशन कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए ब्रांचेज को देखते हैं, इसकी कौन कौन से ब्रांच हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैक्सोनॉमी एंड रिसर्च वर्क, टैक्सोनॉमी रिसर्च के आधार पर वर्क एंड द फील्ड वेयर इट इज अप्लाइड, माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। तो इसको ऐसे ही एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड टाइप में बनाना है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी के 3 ब्रांच होते हैं, कौन कौन से? टैक्सोनॉमी, रिसर्च एंड अप्लाइड। कहाँ कहाँ ये अप्लाइड किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में होता है बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोडा, पैरासाइट, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस, इतने होते हैं हम लोग के टैक्सोनॉमी में। एकदम इजी बनाना हो तो आप लोग 60 लिख लीजिएगा, BFNP, एल्गी, APV, ऐसे 60 करके फिर आप लोग रट लीजिएगा। वैसे इजी है, बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोडा, पैरासाइट, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, निमेटोडा is the study of nematology and parasite is the study of parasitology, algae study of algae is called फाइकोलॉजी। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कन्फ्यूजन है यहाँ पे, केवल 1-2 में आप लोग कन्फ्यूज होंगे। देखिए जैसे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, ये तो सेम है, लेकिन फंगस का माइकोलॉजी होगा एंड एल्गी का होगा फाइकोलॉजी, बस यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नहीं तो बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, निमेटोडस इज कॉल्ड निमेटोलॉजी, पैरासाइट इज द पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोआ द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोआलॉजी, वायरस का होगा वीरोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। यही दो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और यही ज़्यादा करके आ जाता है। रिसर्च में क्या क्या है? रिसर्च में है एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक, माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये इतने इसके रिसर्च हैं। इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल भी मैं कहीं पे एक दिन आप लोग का इसका ब्रांच का भी पूरा का पूरा डिटेल भी लिखवा दूंगा। लेकिन पहले आप लोग इतना ब्रांच देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे। उसको अगर समझना होगा जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही किया जाएगा। अप्लाइड में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, कहाँ कहाँ ये अप्लाइड किया जाता है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये थे इसके इतने ब्रांचेज, ठीक। तो आई होप इसके ब्रांच भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। माइक्रोबायोलॉजी के 3 ब्रांच होते हैं, टैक्सोनॉमी, रिसर्च एंड अप्लाइड। टैक्सोनॉमी में होता है बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोडा, पैरासाइट, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, और इस सब के स्टडी को क्या क्या कहते हैं यहाँ पे सब कुछ मैं बता दिया हूँ। उसके बाद रिसर्च में क्या क्या है वो भी देख लिए आप लोग, और अप्लाइड में क्या क्या है वो भी देख लिए। अब हम लोग को केवल देखना है क्या, अब हम लोग को स्टार्ट करना है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है ये सब देखना है। उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है स्टडी ऑफ अल्ट्रा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो आज हम लोग का लगभग में यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कल देखना है हम लोग को, ठीक। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।